वेलकम बैक गाइस। चैप्टर नंबर 13, व्हाई डू वी फॉल इल, यानी कि हमारे बीमार होने का कारण क्या है। तो सबसे बड़ी बात कि हेल्थ जो है आजकल आम लोगों की, हर एक व्यक्ति, बच्चा है, बूढ़े हैं, जवान लोग हैं, सबकी हेल्थ जो है कहीं ना कहीं हमें बिगड़ती हुई दिखाई देती ही है। स्कूल के अंदर जब आप जाते हैं तो हर रोज़ आपकी क्लास के अंदर कई बच्चे एब्सेंट होते हैं, जिनकी वजह जो बताई जाती है वो बीमार बताई जाती है कि वो बच्चा बीमार है। अब बीमार है ऐसा मतलब ये नहीं कि बीमारी का मतलब बहुत घातक बीमारी भी, उसको कैंसर हो गया कि ये हो गया कि वो हो गया। मतलब बीमार मतलब छोटी मोटी बीमारी भी उसको हो गई है। सर्दी जुकाम तो एक कॉमन चीज़ है, फीवर एक कॉमन चीज़ है। तो ऐसी बीमारियों से आजकल बच्चे ज़्यादा पीड़ित रहते हैं। तो अगर हम हेल्थी की बात करें कि हेल्दी बच्चा कौन है, तो हेल्थ की बात करें तो एक व्यक्ति जिसको कोई बीमारी नहीं है वो हेल्दी नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि इस व्यक्ति को हेल्थ बीमारी नहीं है इसका मतलब वो हेल्दी है, ऐसा नहीं है। हेल्थ का मतलब हेल्दी बंदा हम उसको बोलेंगे जो मेंटली, फिजिकली और ओवरऑल फिट है। ठीक है, अगर तुम बीमार नहीं पड़ते इसका मतलब ये नहीं कि तुम हेल्दी हो। बीमार पड़ना इट इज़ अ स्टेट कि भाई हाँ भी ये बीमार हो गया, तो वो कोई भी बीमार हो। लेकिन हेल्दी का मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो कम्प्लीटली फिट है, मेंटली हो या फिजिकली हो, उसको हम हेल्दी कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले टॉपिक में हेल्थ एंड इट्स फेलियर के बारे में कि हेल्थ जो है वो कैसे बिगड़ती है, क्यों बिगड़ती है, एट्सेट्रा। द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। We have heard the word health used quite frequently. We use it ourselves as well. When we say things like my grandmother's health is not good, our teachers use it when they scold us saying this is not a healthy attitude. What does the word health mean? अब health जो है उसका मतलब क्या होता है? We think about it, we realize that it always implies the idea of being well. We can think of this well-being and effective functioning. For our grandmothers, being able to go out to the market or to visit the neighbors is well-being, and not being able to do such things is a poor health. Being interested in following the teaching in the classroom so that we can understand the word is health. Word is called a healthy attitude, while not being interested is called the opposite. Health is therefore a state of being well enough to function physically, mentally and socially. अब हेल्थ का मतलब यही नहीं है। अब जैसे कि आप क्लास में एग्जांपल दिया गया कि आपकी माँ, दादी माँ जो है, आप बोलते हो शी इज़ नॉट हेल्दी। अब हेल्दी ना होने का मतलब क्या है कि इसका मतलब वो घर से बाहर नहीं जा पाती हैं, अड़ोस पड़ोस में जो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो भी नहीं कर पाती हैं, किसी के मिलने नहीं जा पाती हैं, एट्सेट्रा। तो दैट मीन्स शी इज़ नॉट वेल। लेकिन अगर टीचर हमसे कहता है कई बार योर एटीट्यूड इज़ नॉट हेल्दी, इसका मतलब है कि आपका एटीट्यूड हेल्दी नहीं है, इसका मतलब आपका एटीट्यूड बीमार है नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो आपका एटीट्यूड है दुनिया को जानने के प्रति जो आपका एटीट्यूड है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। सो यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड, यू शुड लर्न एवरीथिंग। तो हेल्थ को हम कह सकते हैं कि जब हम फिजिकली फिट हों, मेंटली फिट हों और सोशली भी फिट हों, यानी कि सामाजिक कार्य भी अपने कर सकें, तब हम कह सकते हैं कि वी आर हेल्दी। सो हम बात करेंगे पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज़ के बारे में। Both matter for health. If health means a state of physical, mental and social well-being, it cannot be something that each one of us can achieve entirely on our own. The health of all organisms will depend on their surroundings, on their environment. The environment includes the physical environment. So, for example, health is at risk in a cyclone in many ways. तो हेल्दी इन्वायरमेंट जो है वो भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हम बात करें अर्थक्वेक है, तो अर्थक्वेक के समय आपकी हेल्थ कैसी होती है, रिस्क पे होती है। साइक्लोन के समय, फ्लड के समय आपकी हेल्थ रिस्क पे होती है। तो हम बोल सकते हैं ये डिपेंड करता है एनवायरनमेंट के ऊपर भी। तो अगर एनवायरनमेंट, अब आप जैसे धूल मिट्टी वाले वातावरण में रहते हैं तो आपकी हेल्थ रिस्क पे रहती है। अगर स्वच्छ वातावरण है देन यू कैन लिव अ हेल्दी लाइफ। ह्यूमन बींग्स लिव इन सोसाइटीज। आर सोशल एनवायरनमेंट देयरफॉर इज एन important factor in our individual health. We live in villages, towns or cities. In such places even our physical environment is decided by our social environment. Consider what would happen if no agency is ensuring that garbage is collected and disposed. What would happen if no one takes care responsibility for clearing the drains or ensuring that the water does not collect in the street. अब अगर हम जैसे वातावरण में रहते हैं, हमारी सोसाइटीज़ के अंदर हम रहते हैं, भले वो गांव की बात करो, शहर की बात करो या कहीं भी बात करो, तो सोसाइटी के अंदर जो साफ़ सफाई देने का काम होता है वो कौन इंश्योर करता है, म्यूनसिपैलिटी, विलेज पंचायत एट्सेट्रा। अगर वो साफ़ सफाई न दे तो आप आइडिया लगा लो कि गंदगी कितनी फैले और आपका एटमॉस्फेयर कितना अच्छा होगा आपके लिए। समझ सकते हो ना, कितना गंदा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमको बताती हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वो एनवायरनमेंट जो है वो हमें हेल्दी बनाने में कितना मदद करता है।
अब हम बोलते हैं गटर सिस्टम जो होता है, ड्रेनेज सिस्टम जो है, वो ड्रेनेज सिस्टम हमारा जो है वो कुछ साफ़ करते हैं आगे, गटर साफ़ करने वाले आते हैं ना लोग, तो वो बेचारे अगर वो साफ़ करके नहीं जाएँ तो गटर ब्लॉक हो जाएगा, भर जाएगा, गंदगी आएगी, तो फिर हमारी हेल्थ हमारे हाथ में रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। We need food to be healthy, and this food will have to be earned by doing work. For this, the opportunity to do work has to be available. We need to be happy in order to be truly healthy, and if we mistreat each other and are afraid of each other, we cannot be happy or healthy. हमें हेल्दी रहने के लिए खाना चाहिए, खाना जो है वो हमें कमाना पड़ेगा, और कमाने के लिए हमें काम चाहिए। तो एक हेल्दी आदमी जो है वही काम कर सकता है। क्या आप दूसरे से डर कर हेल्दी रह सकते हो? क्या आप खुश रह सकते हो? नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि एक सोसाइटी जो है वो हर तरीके से तब हेल्दी हो सकती है जब हम इन सब चीज़ों को अपने कंट्रोल में कर लें। यानी कि हम खुश हों, तब खुश होंगे हम जब हम हेल्दी होंगे। हेल्दी कैसे होंगे? जब हमारा एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा होगा। एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा होगा, हमें अच्छा खाना मिलेगा, हम काम कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें मिलकर हमें हेल्दी बनाती हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। अब दो यहाँ पर शब्द यूज़ किए गए, हेल्दी और डिजीज फ्री। अब हेल्दी शब्द और डिजीज फ्री शब्द के अंदर क्या अंतर है वो यहाँ हम जानेंगे। इफ़ दिस इज what we mean by health, what we mean by disease, the word is actually self-explanatory. We can think of it as disease, disturbed ease. Disease in other words literally means being uncomfortable. Disease का मतलब होता है uncomfortable फील करना। अब जैसे आपको बुखार हो गया है, बुखार के समय वैसे देखा जाए तो आपको कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल। आप ना टीवी देख पाएंगे, ना सो पाएंगे, ना बैठ पाएंगे, ना जाग पाएंगे, उसको हम बोलते हैं डिजीज, यानी कि आप डिस्टर्ब हो जाओ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कि कोई व्यक्ति डायरिया से पीड़ित है और उसको डायरिया हुआ किस वजह से, ये हमको पता है। We can now easily see that it is possible to be in poor health without actually suffering from a particular disease. Simply not being diseased is not the same as being healthy. Good health for a dancer mean being able to stretch his body to difficult but graceful positions. On the other hand, good health for a musician may mean having enough breathing capacity in her lungs to control the notes from his or her flute. To have the opportunity to realize the unique potential is all of us is also unnecessary for real health. अब इसका मतलब हेल्थ और डिजीज फ्री तो एक ही बात हो गई? नहीं, एक बात नहीं। हेल्थ का मतलब हम सबके लिए अलग अलग होता है। अब जैसे एक दौड़ने वाला व्यक्ति है, एक रनर है, वो अच्छे से रेस दौड़ पाए, उसके लिए वो हेल्थ है। एक क्रिकेटर है, वो अच्छे से बॉलिंग कर पाए, अच्छे से ग्राउंड के अंदर फील्डिंग कर पाए, सब कुछ कर पाए, उसके लिए हेल्थ वो है। एक म्यूजिशियंस के लिए वो हवा, यानी कि आपको पता है जब वो बांसुरी बजाते हैं तो मुंह से हवा निकलती है, तो हवा अच्छे से बजा पाए, स्टेमिना होगा तो बजा पाएगा, उसके लिए वो हेल्दी। एक डांसर है, वो अपनी बॉडी को पूरे तरीके से स्ट्रेच कर पाए, दैट इज़ हेल्दी, तो उसको बोलेंगे हम ही इज़ हेल्दी। अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वो खुद भी कहेगा कि आई एम नॉट हेल्दी, क्योंकि वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। आप स्कूल जाते हो, अगर आप स्कूल नहीं जा पा रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि यू आर नॉट हेल्दी, इसीलिए आप नहीं जा रहे हो ना। इसका मतलब ये तो नहीं कि यू आर सफरिंग फ्रॉम डिजीज, लेकिन आप नहीं जब जा पा रहे हो, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग विद यू, जिस कारण से आप स्कूल नहीं जा पा रहे हो। अब बात करेंगे डिजीज और उसके कारणों की। अब जैसे कि आपकी बॉडी जो है, आपको पता है कि अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं, अलग अलग ऑर्गन्स हैं। अब जब कोई ऑर्गन जो है वो प्रॉपर्ली काम नहीं करता है तो हम कहते हैं वी आर नॉट वेल, वी आर नॉट हेल्दी। ऐसा भी नहीं, कभी कभी आपको सर दर्द होता है ना, तो सर दर्द क्या इसका मतलब आप बीमार हो गए हो? नहीं, सर दर्द का मतलब आप बीमार नहीं हो। सर दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपके एग्जामिनेशन आ रहे हैं, तो स्ट्रेस की वजह से भी आपका सर दुख सकता है। आप रात को ज़्यादा सो नहीं पाए अच्छे से तो भी सर दुखता है, या किसी चीज़ की आपको टेंशन है, स्ट्रेस है, उस वजह से भी आप सर दुख रहा है आपका। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप बीमार हो, आपको कोई बीमारी है, नहीं। आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर सबसे पहले इन्हीं सिम्टम्स को ढूंढेगा कि आपको सर दर्द क्यों है, फिर वो आपको दवा देगा और उसी के हिसाब से आप ठीक होने वाले हो। डॉक्टर आपको बोलेगा स्ट्रेस मत लीजिए, स्ट्रेस ही आपके बीमारी का कारण है। तो जो स्ट्रेस है उसी कारण से हमारा सर दुख रहा है, बाकी इट इज़ नॉट अबाउट समथिंग रॉन्ग, यानी कि इससे कोई बीमारी नहीं। तो अब देखेंगे हम क्रॉनिक डिजीज एंड पुअर हेल्थ।
अब डिजीज जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्यूट और एक होते हैं क्रॉनिक। एक्यूट और क्रॉनिक, एनी डिजीज दैट कॉजेज पुअर फंक्शनिंग ऑफ सम बॉडी पार्ट, some part of the body will affect our health. This is because all functions of the body are necessary for being healthy. But an acute disease which is very soon will not have time to cause major effects on general health, while a chronic disease will do. अब आप की बॉडी के जो पार्ट हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं देन यू आर हेल्दी, लेकिन अगर वो किसी तरीके से उसकी फंक्शनिंग में कुछ गड़बड़ हो तो इससे आपकी हेल्थ पे बहुत असर पड़ेगा। अब डिजीज दो बताए गए यहाँ पर, क्रॉनिक और एक्यूट। अब एक्यूट डिजीज वो होते हैं जो जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं। सर दर्द है, ज़्यादा दिन नहीं चलता है, 1-2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा होगा ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ बीमारियाँ होती हैं जो लंबे समय तक चलती हैं, उनको हम कहते हैं क्रॉनिक डिजीज। एन एग्जाम्पल, think about a cough and a cold which all of us have from time to time. Most of us get better and become well within a week or so, and there are no lasting effects on our health. But if we get infected with a chronic disease such as tuberculosis of the lungs, then being ill over the years does make us lose weight and feel tired all the time. अगर आपके कफ सर्दी जुकाम हो गया, सर्दी जुकाम किसको नहीं होता है, सबको होता है, तो सर्दी जुकाम हो गया 10 दिन में, हफ्ते में, 6 दिन में आप ठीक हो जाओगे और उससे कोई प्रभाव पड़ेगा? वैसे आपके जीवन पे कुछ नहीं पड़ेगा, 2-4 दिन रेस्ट करना पड़ेगा, ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर आपको लंग्स की बीमारी, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस हो जाए तो आपके जो लंग्स हैं उसमें कमज़ोर हो जाएंगे और वो बीमारी आपको काफ़ी समय तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, कई सालों तक आपको ध्यान रखना पड़ेगा और मे भी सारी ज़िंदगी भी ध्यान रखना पड़ सकता है आपको। तो इसको हम बोलेंगे क्रॉनिक डिजीज़, ठीक है। एक्यूट डिजीज़ जो होता है, एक्यूट डिजीज़ में जब आप बीमार है, एक्यूट डिजीज़ से पीड़ित हैं, तो उस समय आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन वो प्रॉब्लम ऐसा होगा कि आप सब स्कूल नहीं जा पा रहे 2-4 दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, लेकिन उसके बाद जब आप जाओगे तो आप फिर से अपनी वही कैपेसिटी के साथ अपनी पढ़ाई को देख पाएंगे और जितना काम छूटा है वो भी पूरा कर लोगे। लेकिन अगर आप क्रॉनिक डिजीज़ से पीड़ित हैं तो इससे आपका जो स्कूल की छुट्टियाँ हैं वो भी बढ़ जाएंगी ज़्यादा समय तक, उसके बाद भी आप पुअर हो जाएंगे, आपकी हेल्थ गिर जाएगी, जिस कारण से आप स्कूल का बाकी जो काम छूट गया था वो तो करना दूर की बात, जो रेगुलर काम है उसमें भी आपको दिक्कत होगी करने में। तो ये फ़र्क है क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर और एक्यूट डिजीज़ के अंदर। अब हम बात करेंगे कॉजेज़ ऑफ द डिजीज़। अब डिजीज़ के कारण क्या क्या होते हैं? अब डिजीज़ के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इट मे बी बिकॉज ऑफ कंटामिनेटेड वाटर पीने से हो जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया हमको बीमार कर सकते हैं, फंगाई कर सकती है, प्रोटोजोआ की मदद से हम बीमार हो सकते हैं, वायरस की मदद से हम बीमार हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के द्वारा हम बीमार हो सकते हैं। आप जानते हैं वायरस की बात करें तो अभी प्रेजेंट टाइम में आप जानते हैं कि कौन सा वायरस फैला हुआ है, कोरोना वायरस। तो ये वायरस जो है ये हमको बीमार करता जा रहा है और इतना खतरनाक वायरस है, हम कब से घर पे बैठे आप समझ सकते हो, और अभी भी सिचुएशन इज़ नॉट अंडर कंट्रोल। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो अलग अलग कीटाणुओं के द्वारा फैलती हैं। अब हम देखेंगे इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में। इन्फेक्शियस डिजीज़ वो होते हैं जो एक से दूसरे को फैलते हैं, यानी कि इन्फेक्शियस एजेंट्स के द्वारा, जैसे कि माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके द्वारा वो फैलते हैं, इनको कहा जाता है इन्फेक्शियस डिजीज़ वेयर माइक्रोब्स आर द इमीडिएट कॉज आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज़। यानी कि जहाँ पर डिजीज़, जहाँ पर माइक्रोब्स इमीडिएट कॉज होते हैं बीमारी का, उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़, यानी कि इन्फेक्शन होता है माइक्रोब्स के कारण, बैक्टीरियाज के कारण। And this is because the microbes can spread in community and the disease they cause will spread with them। यानी कि माइक्रोब्स जो होते हैं ना, माइक्रो बैक्टीरिया बोल सकते हैं, छोटे छोटे जीवाणु, वो जो हैं वो जल्दी फैल सकते हैं और लंबी जगह तक फैल। जैसे कि अब प्रेजेंट टाइम में आप देखो, हम लोग कोविड से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, मास्क लगाना जरूरी बताया गया है, हमें बोला गया है कि आप घर से बाहर ज़्यादा ना निकलिए, क्योंकि अगर एक व्यक्ति को हो जाता है तो उससे कई लोगों को होने के चांसेस हैं। So it is a kind of infectious disease. On the other hand, there are also diseases that are not caused by infectious agents. Their causes vary, but they are not external causes like microbes that can spread in the community. Instead, they are mostly internal, non-infectious. For example, some cancers are caused by genetic abnormalities. High blood pressure can be caused by excessive weight and lack of exercise. You can think of many other diseases where
अब बीमारियां जो फैलती हैं उनको इन्फेक्शस बोलते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा। अब जैसे आप छींक मारते हो तो बोला जाता है ना मुंह पे रुमाल रख के छींक मारिए, तो इसका मतलब जो बैक्टीरिया निकलेंगे, जो हवा के अंदर जो हमारा थूक फैलेगा, उसके द्वारा जो दूसरे लोग हैं उनको भी इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर दूसरी बीमारियों की बात करें, अब कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है, कोई व्यक्ति किसी और बीमारी से पीड़ित है, तो वो फैलेगी नहीं फैलती है, वो बीमारी एक से दूसरे को नहीं फैलती है, तो इनको हम बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। अब हम देखते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स के बारे में। वी हैव सीन दैट द एंटायर डाइवर्सिटी seen in the living world can be classified into a new group. This classification is based on common characteristics between different organisms. Organisms that can cause diseases are found in a wide range of such categories. तो अलग अलग कैटेगरीज में इनको बांटा गया है, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, कुछ होते हैं सिंगल सेल्ड जिनको हम प्रोटोजोन्स कहते हैं, कुछ होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि वॉर्म्स एट्सेट्रा। तो ये सब जो है ये बीमारी फैलाने का ही एक स्रोत है। जैसे आप पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पर, दिस इज 13.1a, पिक्चर ऑफ सार्स वायरस कमिंग आउट, सी एरोज फॉर एग्जाम्पल, इसमें एरोज दी गई है, देखो आप, ऑफ द सरफेस, कमिंग आउट ऑफ सरफेस ऑफ द इन्फेक्टेड सेल। अब इन्फेक्टेड सेल के अंदर से सार्स वायरस बाहर आ रहा है। द वाइड स्केल लाइन रिप्रेजेंट 500 नैनोमीटर्स which is half a micrometer, which is 1,000th of a millimeter. The scale line gives us an idea of how small the things we are looking at are. अब यहाँ पर जो आप देख रहे हो इसकी जो साइज है वो 500 नैनोमीटर है, यानी कि 1 माइक्रोमीटर का भी आधा हिस्सा है, और इसको आप नंगी आंखों से देख ही नहीं सकते हो। पूरा तस्वीर देखी, इसके बाद दूसरा वायरस आप देख रहे हो नीचे, पिक्चर ऑफ स्टेफिलोकोकी, द बैक्टीरिया विच कैन कॉज एक्ने। द स्केल ऑफ द इमेज इज इंडिकेटेड बाय द लाइन एट द टॉप लेफ्ट विच इज़ 5 माइक्रोमीटर्स लॉन्ग, यानी कि ये 5 माइक्रोमीटर लंबे होते हैं बस, और बहुत ही छोटा इमेज है इनका भी, ये एक्ने क्रिएट करते हैं। आगे है पिक्चर ऑफ ट्रिप्नोसोमा, द प्रोटोजोन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग सिकनेस। अब ये जो आप देख रहे हो ना ये 13.1c, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो है ट्रिपेनोसोमा, और ये प्रोटोजोन जो है स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी देता है। द ऑर्गेनिज्म इज लाइंग नेक्स्ट टू अ सॉसर शेप्ड रेड ब्लड सेल टू गिव एन आइडिया ऑफ द स्केल। ये एक ब्लड सेल के साइड में बैठा हुआ है, यानी कि इसका साइज भी बहुत ही छोटा है। आगे हम देख रहे हैं 13.1d में पिक्चर ऑफ लिशमेनिया, द प्रोटोजोन दैट कॉजेस कालाजार, ये कालाजार नामक बीमारी पैदा करता है। आगे देखिए आप पिक्चर ऑफ एन अडल्ट राउंड वॉर्म फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, द रूलर नेक्स्ट टू द इट शोज 4 सेंटीमीटर्स टू गिव अस एन आइडिया ऑफ द स्केल। अब ऊपर देख लीजिए आप, ये रिंग वॉर्म देख रहे हो ना आप, राउंड वॉर्म, ये कितने सेंटीमीटर का हो सकता है? ऊपर स्केल 4 सेंटीमीटर तक दिया हुआ है, तो ये कितना बड़ा हो सकता है? ठीक है, ये हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, बीमार कर सकता है हमें। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ डिजीज कॉज बाय वायरसेस आर, वायरस के द्वारा जो कुछ बीमारियां होती हैं उनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? डेंगू, इन्फ्लुएंजा, कोल्ड, एड्स एट्सेट्रा, ये सब बीमारियां होती हैं वायरस से। डिजीज लाइक टाइफाइड, कोलेरा, फीवर, ट्यूबरक्लोसिस एंड एंथ्रेक्स आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं ये भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा फंगाई से स्किन की इन्फेक्शन हो सकती है। प्रोटोजोन माइक्रोब्स जो होते हैं इनसे हमें मलेरिया जैसी बीमारियां, काला आजार जैसी बीमारियां हो सकती हैं। ऑल ऑफ अस हैव आल्सो कम अक्रॉस इंटेस्टिनल वॉर्म इन्फेक्शंस। इसके अलावा हमें ये बीमारियां जो बताई गई हैं इनसे भी हम पीड़ित रहते हैं। तो बीमारियों के नाम आपको पता होना चाहिए, 2-2, 3-3 कम से कम, कौन से बैक्टीरिया से, वायरस से, किससे होता है वो भी पता होना चाहिए। एलिफेंटियासिस कॉज्ड बाय डिफरेंट स्पीशीज ऑफ वॉर्म्स, एलिफेंटियासिस जो है वो वॉर्म से होता है, ये भी याद रखना है। Why is important that we think of these categories of infectious agents? The answer is that these categories are important factors in deciding what kind of treatment to use. Member of each one of these group, virus, bacteria and so on, have many biological characteristics in common. तो इनको हम देखकर, इनको अलग अलग कैटेगरीज में हमने इसलिए बांटा है कि अगर हम चाहें
तो इनके खिलाफ हम कोई भी जो दवाई यूज़ कर सकते हैं, वो दवाई इसलिए यूज़ होती है कि ये जो है इनके अंदर काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होते हैं, बैक्टीरिया वायरस इनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं कॉमन होते हैं, इसलिए हम किसी भी दवाई का यूज़ इनके खिलाफ कर सकें, इसीलिए इनको अलग अलग तरीके में बांटा गया है। ऑल वायरसेस फॉर एग्जाम्पल लिव इनसाइड होस्ट सेल वेयर एज बैक्टीरिया वेरी रेयरली डू। वायरस जो है बॉडी के अंदर रहते हैं, बैक्टीरिया बाहर रहते हैं। वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगाई मल्टीप्लाई वेरी क्विकली, ये तीनों जो है मल्टीप्लाई होते हैं क्विकली, जबकि वॉर्म्स जो होते हैं वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई होते हैं। टेक्सोनोमिकली ऑल बैक्टीरिया आर क्लोज रिलेटेड टू ईच अदर देन टू वायरसेज एंड वाइस वर्सा। जितने भी बैक्टीरिया हैं वो एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं, काफ़ी मिलते जुलते होते हैं एक दूसरे के साथ, उनके अंदर काफ़ी समानता होती है, लेकिन वायरस में ऐसा नहीं होता है। दिस मीन्स दैट मैनी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस आर सिमिलर इन द बैक्टीरिया ग्रुप बट आर नॉट शेयर्ड विद द वायरस ग्रुप। As a result, drugs that block one of these life processes in one member of the group is likely to be effective against many other members of the group, but the same drug will not work against a microbe belonging to a different group. अब जैसे एक बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया बहुत तरह के होते हैं लेकिन वो सब एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं। तो एक बैक्टीरिया को मारने वाली जो दवाई है, वही दवाई का उपयोग हम सबके खिलाफ, ज़्यादातर के खिलाफ कर सकते हैं, क्योंकि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादातर सेम होते हैं। लेकिन वही दवाई का उपयोग आप वायरस के खिलाफ नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक अलग ग्रुप हो जाता है। Okay? As an example, let us take antibiotics. They commonly block biochemical pathways important for bacteria. Many bacteria are, for example, make a cell wall to protect themselves. The antibiotic penicillin blocks the bacterial process that build the cell wall. As a result, the growing bacteria becomes unable to make cell walls and die easily. Human cells don't make a cell wall anyway, so penicillin cannot have such an effect on us. Penicillin will have this effect on any bacteria that use such process to make cell walls. Similarly, many antibiotics work against many species of bacteria rather than simply working against one. अब जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं, दवा का नाम आपको पता होगा, उससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया जो होता है उसको ये मारने का काम करती है एंटीबायोटिक। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपने ऊपर एक सेल वॉल बना लेते हैं अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन ये जो एंटीबायोटिक होती है वो उसको नष्ट कर देती है। लेकिन ह्यूमन सेल्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो अपने ऊपर सेल वॉल नहीं बनाते हैं, इसीलिए इस दवाई का असर हमारी बॉडी के सेल्स के ऊपर नहीं होता है, सिर्फ बैक्टीरिया के सेल के ऊपर होता है। अब ऐसी ही दवाई का यूज़ हम ज़्यादातर बैक्टीरियाज के खिलाफ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वायरस से बीमारी हुई है, तो वायरस से बीमारी हुई है तो आप एंटीबायोटिक खाओगे तो उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आपकी बीमारी का कारण अगर थोड़ा भी बैक्टीरिया के कारण ऐसा हुआ है, तो बैक्टीरिया को ये ठीक करके आपको मारकर आपको ठीक कर सकती है दवाई। तो मतलब अलग अलग चीज़ों के खिलाफ हमें अलग अलग दवाई लेनी पड़ती है। मीन्स ऑफ स्प्रेड, अब फैलते कैसे हैं ये? कुछ डिजीज़ होते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, कुछ होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होते हैं जो एक से दूसरे को फैलते हैं, जैसे कि सर्दी जुकाम है, वायरल है। जैसे आप जानते हो कि लोगों को बोला था कि मुंह पे छींक आती है तो हाथ रख के, रुमाल रख के आपको छींकना चाहिए, तो इससे बीमारी फैलती नहीं है। कोरोना के टाइम पे आप देखते हो हम लोग एक दूसरे से हाथ मिलाने से मना बोला गया है, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने से मना बोला गया है। तो ये इसलिए बोला गया है क्योंकि ये बीमारी फैलती है, तो अगर हम कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो ये बीमारी फैलेगी नहीं। तो इस डिजीज़ को हम बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़। अब कुछ डिजीज़ ऐसे होते हैं जो कम्युनिकेबल नहीं होते हैं, जो मतलब एक दूसरे से नहीं फैलता है। कैंसर की बात करो, कैंसर वाले पेशेंट के साथ रहने से आपको कैंसर हो जाएगा? नहीं होगा। तो ऐसे जो बीमारियां हैं, जैसे कि एड्स की बात करो, वो भी आपको ऐसे नहीं हो सकती है, इसीलिए इनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कह सकते हैं। पिक्चर जो दिया गया 13.2, उसके अंदर कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है उसके फैलने के कुछ रीज़न बताए गए हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा, हाथ मिलाने के द्वारा, एयर के द्वारा, इनडायरेक्ट कांटेक्ट यानी कि चाय कॉफ़ी आप एक ही कप के अंदर पी लो, ठीक है, एक ही तरह का मतलब सेम खाना खा लो झूठा किसी का, या फिर मॉस्किटो मच्छर के द्वारा भी, या फिर जो डॉग है, डॉग काटेगा तो उससे भी आपको हो सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आपको बीमारी हो सकती है, कम्युनिकेबल डिजीज़। अगला टॉपिक है ऑर्गेनिक्स स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस। पूरा ही यहाँ पर ये बताया गया है कि माइक्रोब्स जो हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, तो एंटर करते हैं तो वो क्या एक पर्टिकुलर टिश्यू को या ऑर्गन को टारगेट करते हैं? ऐसा नहीं है। जैसे कि मच्छर जो है वो काटता है आपको हाथ पे, लेकिन उसका असर कहीं भी हो सकता है, टाइफाइड, मलेरिया एट्सेट्रा। अब फॉर एग्जांपल देखो कि अगर आप की बॉडी के अंदर नाक से बैक्टीरिया एंटर हो रहा है, वायरस एंटर हो रहा है नाक से, तो मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि वो लंग्स में जाकर
घर कर ले अपना। लेकिन वही बैक्टीरिया आपके माउथ से एंटर होता है तो आपके गले में, गट में लाइनिंग जो होती है वहाँ पर जाकर वो अटक जाएगा और लीवर में जा सकता है। वो लीवर में चला गया तो वो जॉन्डिस कर देगा, जॉन्डिस मतलब पीलिया, ठीक है। तो वैसे ही अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ से हमारी बॉडी के अंदर वो बीमारी एंटर कर जाए। HIV एड्स जो है वो सेक्सुअल पार्ट से एंटर होता है बॉडी में, लेकिन वो पूरी बॉडी को ही असर करता है। फिर जैसे हम देखें कि वायरस जो होता है, जो जापानीज एनसीफेलिटिस बीमारी पैदा करता है, वो भी एक मॉस्किटो बाइट से एंटर होता है बॉडी में, लेकिन वो सीधा दिमाग में, यानी कि ब्रेन फीवर होता है ना, जो बोलते हैं ब्रेन फीवर, वो डायरेक्ट ब्रेन को इम्पैक्ट करता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जिस पार्ट से वो एंटर करता है, अब जैसे सपोज लंग्स को इफेक्ट किया तो सांस नहीं आएगी, खांसी, कफ, ऐसी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो यानी कि बीमारी वही होगी, लेकिन उसका टारगेट साइट पे डिपेंड करेगा कि आपको कैसा फील हो रहा है। अगर आपके ब्रेन को टारगेट किया जा रहा है तो आपको सर दर्द, वॉमिटिंग, फिर बेहोश हो जाना, ऐसी बीमारी आपको दिखाई देंगी।